नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सब आनंद से होंगे। और एक गीत याद आ रहा है, एक भजन याद आ रहा है, अनूप जलोटा की आवाज़ में मैंने सुना था। हालांकि बहुत गायकों ने इसे गाया है। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, क्या राजा क्या रंक भिखारी। आगे की लाइनें पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन आप ध्यान दीजिए। समय का खेल देखिए। एक ज़माना था जब दूरदर्शन स्टार्ट हुआ था और चुनावों के नतीजे आते थे, और चुनाव विश्लेषकों के रूप में जिन चेहरों को हम देखा करते थे, उनमें एक लंबी सी लंबूतरी दाढ़ी वाले व्यक्ति थे जिनका नाम प्रणय रॉय था, और अंग्रेजी में ही वो विश्लेषण किया करते थे। और एक और शख्स थे, काली घनी दाढ़ी और खादी का खद्दर का कुर्ता और जैकेट, और ये थे योगेंद्र यादव। और आज देखिए समय के फेर ने इन लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया। मीडिया एक बहुत बड़ा विषय है। मैं खुद पत्रकारिता के दौर में रह चुका हूं और प्रिंट मीडिया से मैं जुड़ा रहा हूं। और प्रिंट मीडिया में गया बहुत उम्मीदों से था, ये सोच के गया था कि यकीनन जनता की सेवा करने जैसा काम होता होगा। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें जनता की सेवा कम, और जिन मालिकों के अखबार होते हैं पूंजीपतियों के, उनकी सेवा ज़्यादा होती है। मैंने मेरे दौर में देखा, मैं 1997 में दैनिक भास्कर के जयपुर एडिशन से जुड़ा पहली बार, एक बड़ा अखबार। हालांकि इससे पहले मैं एक सांध्यकालीन में भी काम कर रहा था। सांध्यकालीन के काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन वहाँ मैंने देखा जो लोग, मतलब जो रिपोर्टर्स नगर निगम और विकास प्राधिकरण, जो जयपुर में मैं रहता हूँ तो जयपुर विकास प्राधिकरण JDA बोलते हैं उसको, इसी तरह के सब जगह, आगरा में आगरा विकास प्राधिकरण है, अलग अलग शहरों में अलग अलग, बेंगलोर में बेंगलोर है। तो इनका जो काम देखते थे वो मालिकों की संपत्तियों का हिसाब किताब भी अलग से देखते थे। ये उनकी पार्ट ऑफ ड्यूटी हुआ करता था। जनता को सच्ची खबर की तलाश होती है, लेकिन अगर हम पत्रकार लोग मालिकों की सेवा करके ही पत्रकारिता को आगे बढ़ाएंगे तो सच्चाई की उम्मीद बहुत कम है। और इस सच्चाई को आज हम टीवी चैनल्स पे सब पे अनुभव कर सकते हैं। बड़े बड़े टीवी चैनल्स चल रहे हैं, सब पे इकट्ठे को चीज़ चलती है। जैसे दिल्ली सरकार, केजरीवाल, आज मैंने कल इसका वीडियो बनाया था, और केजरीवाल की बात करें, केजरीवाल जी का बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड रहा है। मीडिया के लोगों से ऐसी ज़बरदस्त ट्यूनिंग रखते हैं वो लोग कि जब वो कुछ कहते हैं, सारे चैनल एकजुट होकर दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? अभी आपने देखा होगा जब हर घर तिरंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा ज़बरदस्त अभियान था जिससे देश एकत्र हुआ, उसके बीच में अचानक वो कूद पड़े और दिल्ली सरकार की तरफ से विज्ञापन आने लगा। दिल्ली मतलब हमारे जितने भारत में राज्य हैं उनमें बहुत छोटा राज्य कहना भी, मतलब आबादी ज़्यादा इसलिए इलाके बहुत कम है तो तौहीन होगी। लेकिन उस मतलब एक शहर के मुख्यमंत्री हैं कहने के, समझ लीजिए आप। और उस शहर के मुख्यमंत्री इस तरह विज्ञापन कर रहे हैं जैसे देश के प्रधानमंत्री से उनका कंपटीशन चल रहा हो। लेकिन आप विज्ञापन अगर देंगे तो जिसकी खाएंगे उसकी बजाएंगे तो सही ना। तो पत्रकार भी बजाएंगे और मालिक लोग भी बजाएंगे। तो वो सिलसिला आपको सच्चाई के आसपास आने नहीं देता। बहुत सारी ऐसी सच्चाइयाँ हैं जिनको जानने के लिए आपको कई सोर्स खंगालने पड़ते हैं, तब आपको पता चलता है। पत्रकारिता इतनी पीत हो चुकी है। और समय बड़ा बलवान से फिर मैं उस बात पे लौटता हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ। आप देखिए, शुरू से कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है रेवड़ियाँ बांटने की, इस हाथ दे उस हाथ ले, और यही संस्कृति अभी तक चली आ रही है लोगों में। क्योंकि हम कहते हैं आप केंद्र बदल दिया लेकिन विचार सिस्टम नहीं बदला। सिस्टम बदलने में समय लगा। हालांकि सिस्टम में चेंज आना शुरू हो गया है, लेकिन थोड़ा और अभी वक्त चाहिए। उस समय बदलेगा तब जाके कुछ अच्छा होगा। तो अभी जो स्थितियां हैं
ये देखिए कांग्रेस ने सब जगह दिया। जयपुर में पत्रकार कॉलोनियाँ हैं, एक शांतिपथ में तिलक नगर में बहुत पुरानी, जब किसी ज़माने में पत्रकारों को अलॉट की गई, पत्रकारों में से अधिकांश ने वहाँ मकान बेच दिए, और क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई। आज वो पॉश कॉलोनियों में गिनती होती है उस जगह की, और शांतिपथ बड़ा मशहूर मार्ग है, और वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। और अभी जिनके मकान हैं उनमें बमुश्किल 2-4 पत्रकार होंगे, बाकी सब लोगों ने बड़े बड़े लोगों को बेच दिए जो पूंजीपति हैं, उनके मकान हैं। ये सब कांग्रेस के शासन में। अब बाद में वसुंधरा के राज्य की भाजपा सरकार राजस्थान में आई, उससे पूर्व कांग्रेस की सरकार, जो वर्तमान मुख्यमंत्री उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने पत्रकारों के लिए एक और स्कीम निकाली, पत्रकार योजना, जो पत्रकार कॉलोनी धौलाई मानसरोवर स्थित है, वो भी उन्हीं के कार्यकाल में हुई। बीजेपी के कार्यकाल में पत्रकारों के लिए ऐसी कोई चीज़ दी नहीं गई। हालांकि मेरा मानना है पत्रकारों को इतना वेतन नहीं मिलता, लेकिन वेतन नहीं मिलता इसका मतलब ये थोड़ा कि हम फेंके हुए टुकड़ों पर ज़िंदगी निकालें। लेकिन ये शुरू से प्रवृत्ति बना रखी है। एक्रेडिटेशन के लोग तरसते रहते हैं, जिन सक्षम हो उनको मिल जाता है, अन सक्षमों को नहीं मिल पाता। पत्रकारों की स्थिति बहुत दयनीय है, प्रिंट मीडिया की तो और ख़राब है। अब ये मैं जिस सिलसिले की बात कर रहा हूँ वो देखिए, वही प्रणय राय और योगेंद्र यादव पर लौट के आता हूँ। आज वो कहाँ हैं? प्रणय राय ने बीच में NDTV नाम से एक चैनल बना लिया, न्यू दिल्ली टेलीविजन्स, और वो चैनल खूब चला। ये उस ज़माने के उनके चेहरे हैं, प्रणय राय और योगेंद्र यादव, जो आजकल कांग्रेस के साथ मिल गए हैं। 2014 से पहले सोनिया गांधी नीत, जिसमें मनमोहन सिंह चेहरे के दिखावटी प्रधानमंत्री बने 2 बार, 10 साल उनका शासन रहा। उस दौरान ये चैनल बहुत फला फूला, सरकारी आश्रितों पर रहा। इनके एक बहुत मशहूर पत्रकार रवीश कुमार, जो एंटी मोदी माने जाते हैं, और वो इसमें लगे रहे, हमेशा मोदी के खिलाफ जहर उगलना। रवीश कुमार पांडे है उनका नाम, लेकिन वो पांडे शायद अपना सरनेम छुपाते हैं, क्यों नहीं छुपाते हैं वो जाने, उनका रीजन उनका कुछ और हो सकता है। तो NDTV ऐसे चला, और बाकी और चैनल भी खड़े हुए। रजत शर्मा, जो थोड़े बैलेंस टाइप के रहे हैं, इन्होंने अपना अलग चैनल बनाया, आज इंडिया TV जिसे बोलते हैं। और GTV सुभाष चंद्रा, हरियाणा वाले सुभाष चंद्रा राज्यसभा के सदस्य। GTV अपने भारत के टेलीविज़न इतिहास का सबसे पुराना प्राइवेट चैनल है, और उन्होंने एक प्रोफेशनल तरीके से शुरुआत करी। हालांकि फिर बाद में वो राज्यसभा सदस्य बने बीजेपी के टिकट से, तो उनका झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है। अभी कश्मीर फाइल्स एक बड़ी विवादास्पद फिल्म आई है, और बहुत हिट भी रही है, लोगों ने बहुत प्यार से देखा उसे, और उसके विरोध भी बहुत ज़्यादा हुए। उसके राइट्स भी GTV ने खरीदे, और वो वहीं देखी जा सकती है आजकल OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल। जिन्होंने सिनेमा हॉल पे नहीं देखी वो वहाँ देख सकते हैं। तो खैर, मैं इतिहास से, मैं TV का इतिहास नहीं बता रहा। इस तरह बहुत सारे चैनल खुले हुए, और बहुत सारे पत्रकार हुए। दीपक चौरसिया एक सुपरस्टार रिपोर्टर बने। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी तबीयत नासाज है। बड़े दिग्गज पत्रकार आए और जाने कहाँ चले गए। अब NDTV के बारे में बड़ा सर्वविवादित तथ्य है कि बरखा रॉय, तीस्ता सीतलवाड़, बरखा रॉय पत्रकार है, तीस्ता सीतलवाड़ को NGO चलाती हैं। ये सब एंटी मोदी ग्रुप पूरा सक्रिय था उस पर, और जब तक इनका अस्तित्व चला सक्रिय रहा। रवीश कुमार आज भी उसके एम्प्लॉय हैं। लेकिन अब परिवर्तन क्या गया, समय बड़ा बलवान। इस समय बड़ा बलवान की हाथ बता रहा हूँ कि NDTV के जरिए विपक्षी दलों ने, स्पेशली राहुल गांधी एंड कंपनी ने, बहुत मोदी जी पे आरोप लगाए कि मोदी जी सूट बूट वाली सरकार। सूट बूट किसका? अडानी और अंबानी का। और आज उसी NDTV को अडानी ने खरीदने की घोषणा कर ली है। 29.5% शेयर वो उनके प्रवर्तकों से खरीदेंगे, और बाकी मार्केट से खरीदेंगे, यानी 55% की हिस्सेदारी के बाद उनके मालिक हो जाएंगे। अब वो विपक्षी दल और इसी NDTV के लोग आरोप लगाते रहे कि साहब अडानी तो बिल्कुल मोदी के आदमी हैं, मोदी को फाइनेंस ही वो करते हैं। लेकिन अब उन्होंने ही एक ऐसे चैनल को खरीद लिया जो मोदी विरोधी मुहिम में शामिल है। अब निंदक नीरे राखिए, किसके लिए सच है मेरे को नहीं पता। मोदी जी इस बारे में क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन मोदी जी से भी बाद में कोई कनेक्शन स्थापित नहीं हुआ। मोदी जी के बारे में एक बार वो चौकीदार वाला चलाया गया, चौकीदार चोर है, उन्होंने उसको पलट के अपने हक में कर लिया। देश के प्रधान सेवक चौकीदार बन गए।
तो उनको अपनी चीज़ें अपने हक़ में करने का आता है। लेकिन समय ने आज इस फेर में कर दिया कि वो जिन अडानी के लिए ये करे जा रहे थे कि मोदी जी को उन्होंने जेब में रख रखा है, अब उन्हीं अडानी की उनको चाटुकारिता करनी पड़ेगी। रवीश कुमार और प्रणय रॉय और इस तरह के और पत्रकारों को जो इस ग्रुप के हैं, राजदीप सरदेसाई, पुण्य प्रसून वाजपेयी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चैनल से जुड़े भी रहे, आते रहे, जाते रहे, चलता रहे। एक अलग तरह का ऑरा बनाया हुआ है। और एक जाने माने पत्रकार हैं जो अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि एनडीटीवी में उस ज़माने में 8-8 लाख रुपए सैलरी हुआ करती थी इन लोगों की, और पिछले 10 साल से हालात ये हैं कि इनको सैलरी में इजाफा ही नहीं हुआ। बहुत से लोग छोड़ के जा चुके, उनकी लोकप्रियता तो नीचे गिरी गई, टीआरपी बहुत डाउन है, लेकिन चैनल चल रहा है। अब अडानी जी उसे ख़रीद रहे हैं, उसके बाद उसका क्या हश्र होगा ये तो भगवान जाने। लेकिन मीडिया का चरित्र इसके ज़रिए आपके सामने उजागर हो रहा है। अभी भी टीवी चैनल पे देखेंगे तो अनावश्यक डिबेट चल रही हैं। अभी केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया पे जो आरोप लगे हैं सीबीआई की चार्जशीट वगैरह दाखिल हुई, अभी शराब के ऊपर शायद चर्चा आज से शुरू हुई। आज से कुछ डिबेट चालू हुई जो इस मूल विषय पे आ रही हैं। अब तक सारी यही हो रही थी कि सब बीजेपी ने आरोप लगा दिया और बीजेपी पे इन्होंने आरोप लगा दिया, ऐसे काम चल रहा। तो सोचने का विषय है कि हम किस दिशा में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को देख रहे हैं। उम्मीद आप सोचेंगे और कुछ इस बारे में बताएंगे। कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं जनगण मन की आवाज़, जो मेरा एक चैनल है, और मैं आपका दोस्त योगी। आपको अगर मेरे कंटेंट्स अच्छे लगें तो आप इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, मित्रों को शेयर करें। नमस्कार, जय भारत।